17 इजरायली सैनिक जेनिन में मार गिराए गए हैं या मारे गए हैं या घायल हुए हैं। बहुत बड़ी घटना हुई है। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। कुछ वीडियोस मैंने कहा था मैं आज उस पर एक्सपेरिमेंटल तौर पे जैसे मैं डाल रहा हूं वैसे डालूंगा, लेकिन आज मैं डाल नहीं पाया। कल मैं उसकी कमी जरूर पूरी करूंगा। आज देखिए जो जेनिन में हुआ है, इसका मतलब कमाल, और जो टैक्टिक्स और जो स्ट्रेटजी जिस प्रिसिशन से हुआ है वो आप सुन के दंग रह जाएंगे। और उसकी मैं डिटेल उसके बारे में लाया हूं। मैं इसके बाद जो राउंड अप का जो एक थोड़ा ब्रीफ आपको दे दूं, उसके बाद मैं उस जेनिन के घटना पे आऊंगा जो वेस्ट बैंक में आज घटी। अब देखिए, सबसे पहले जो गाजा में आज क्या हुआ। गाजा में आज काफी हद तक जो लड़ाइयां हैं वो शुजैया जो नेबरहुड है, जो बड़ा और फेमस भी हुआ था नवंबर दिसंबर में, जहां कई बड़ी लड़ाइयां हुई थी। और 2014 की लड़ाई में भी शुजैया में आईडीएफ करीब 14 आईडीएफ सोल्जर्स मारे गए। तो उसका बदला लेने एक आईडीएफ कमांडर ने, आपको याद होगा, एक पूरी एक खबर मैंने दी थी कि उसने उसका फोन वायरल हुआ था जो अपने घर पे वो कर रहा था, और उसने घर में कहा था कि हम बदला लेंगे, मैं इसलिए आया हूं शुजैया। और उसी के 2 दिन बाद वो मार दिया गया। वहीं पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने उसको मार के दफन कर दिया। उसी के साथ उसके करीब 11 से 12 साथी मार के दफन वहां पर कर दिए गए। इजरायलियों ने बाद में उनकी बॉडी निकाली। अब देखिए शुजैया में फिर से, क्योंकि बहुत दिनों से इजराइल वहां कुछ कर नहीं रहा था, इजराइल फिर से शुजैया की तरफ बढ़ने की उसने कोशिश की। तो सबसे पहले एक इजराइल आईडीएफ का मिलिट्री व्हीकल एक बॉम्ब से, एक माइन से जो कि अंदर डाली हुई थी, उससे एक इजरायली मिलिट्री व्हीकल पूरी तरह से उड़ा दिया फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने शुजैया में। उसके बाद राफा सिटी के वेस्ट में 107 मिलीमीटर रॉकेट्स और हैवी मोटर शेल से बम्बार्डमेंट किया। फिर देखिए नेत्जरी मैक्सिस जो कि नॉर्थ गाजा में है, वहां पर शॉर्ट रेंज रजूम रॉकेट्स 114 मिलीमीटर कैलिबर, उनसे बम्बार्डमेंट किया। फिर देखिए शुजैया, फिर ट्यूनीशियन सेमेट्री वहां पर एक है, ट्यूनीशियन सेमेट्री में एक और आईडीएफ की व्हीकल, उसको थाके बैरल बॉम्ब, ये बहुत दिनों बाद थाके बैरल बॉम्ब फिर से यूज किया है हमास ने। ये खुद हमास का अपना बनाया हुआ बॉम्ब है और उसी के फैक्ट्रीज में बना है, और इसको बड़ा डेडली इसका जो इम्पैक्ट होता है, रोल करते हुए चलता है, कई राउंड वो मारता चलता है। जैसे क्लस्टर बॉम्ब होते हैं ना, तो क्लस्टर बॉम्ब एक साथ कई पूरे एक एरिया में कई बार वो मार करते हैं, और उनके अंदर कीलें भरी होती हैं, उनके अंदर बहुत सारे और चीजें भरी होती हैं जो बहुत मतलब नुकसान पहुंचाती हैं। तो जो थाके बैरल बॉम्ब है कुछ एक तरह का इंडिजिनस हैंडमेड एक आप समझ लीजिए कि वो क्लस्टर बॉम्ब है, और इसको बहुत ही डेडली इफेक्ट से हमास ने पहले भी इस्तेमाल किया है और आज फिर इस्तेमाल किया। फिर देखिए एक शुजैया में ही बाकिर, एक जो बाकिर एक नाम है इजरायली मिलिट्री एक्सकवेटर का। ये बुलडोजर नहीं है, ये एक्सकवेट, ये जमीन को खोदता है, ये बुलडोज नहीं, ये और बड़ा होता है बुलडोजर से, जमीन को खोदता है। उसका नाम बाकिर, एक इजरायली जो मिलिट्री एक्सकवेटर है, वो शुजैया में आ गया था। अल शोदा मॉस्क है वहां पर, और उसको वहां एक हाई इम्पैक्ट एक्सप्लोसिव से उस पर वार किया, और वो मतलब उसका एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया, और वो बिल्कुल वहां जाम हुआ है। अभी तक वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। वहां से आईडीएफ के लोग हिम्मत नहीं कर रहे हैं कि इसको कैसे रिट्रीव करें वहां से। फिर देखिए राफा में अल शुबाली मॉस्क के पास अद्भुत घटना हुई। एक आईडीएफ सोल्जर्स को स्नाइपर फायर से मारा गया। स्नाइपर फायर के बारे में बहुत हमने आपको बताया है, कुछ वीडियोस भी आपको हमने दिखाए हैं, नहीं तो मेरे एक्स अकाउंट पे हैं। वहां पर क्या होता है कि जो ये घटना हुई, फिर से मैं देखूं तो अल शुबाली मॉस्क के पास क्या है कि वो मस्जिद को डेसिक्रेट करने करीब 5 से 6 इजरायली सोल्जर्स आ रहे थे, और उन्होंने पहले से अनाउंस कर रखा था। मतलब सोचिए, एक मेगाफोन से अनाउंस कर रहे थे कि हम इस मस्जिद को डेसिक्रेट करेंगे। ऐसे ये मतलब बड़ी ही रैंडम टाइप की और इस तरह की मतलब जो एक्टिविटी, एक माइंडलेस एक्टिविटी जो आईडीएफ करती उस तरह का था। और उसके पहले कि वो वहां पहुंचते, धाड़ से गोली चली, और एक जो आगे आईडीएफ सोल्जर्स जो आगे आईडीएफ सोल्जर था वो वहीं गिर गया, तड़ से गिरा, और उसके बाद बाकी जो सोल्जर्स हैं उनको भागना पड़ा। तो ये देखिए एक लगातार जो है रेजिस्टेंस गाजा में अपनी
एक जो फायर पावर है वो मेंटेन किए हुए। फिर देखिए जो रेम इजरायली सेटलमेंट है वहां पर बम्बार्डमेंट किया गाजा से। और एक और जो ताल अल सुल्तान एक एरिया है गाजा में, वहां पर और उसकी सी स्ट्रीट पे एक नायाब घटना हुई। क्या है कि यहां पर कुछ आईडीएफ के व्हीकल्स कई दिनों से घूम रहे थे। ये दक्षिणी गाजा राफा में है, सी स्ट्रीट ताल अल सुल्तान। इसके बारे में पहले भी कई घटनाएं हम बता चुके हैं आपको। तो अब क्या है कि करीब पिछले 10-12 दिनों से जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस है वो निगरानी कर रहा था। कुछ आईडीएफ के वहां पर व्हीकल्स घूम रही थी। और जो वीडियो आया है इस घटना का, उसमें ये पूरा दिखाया है कि वो 10-12 दिन से गड्ढे खोद रहे थे। कौन? फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के लड़ाके। वो गड्ढे खोद रहे थे, वो पूरा एक तरह से पिट बना रहे थे। सो ना, जैसे जैसे कोई कोल माइन होती है या कोई और माइन होती है, उसके पिट्स होते हैं। तो वो एक डीप पिट बना रहे हैं, और मैं वो वीडियो कल दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। उसका उसका डीप पिट वो बना रहे हैं, वो पूरा वीडियो में दिखाई दे रहा है। और उसमें जो कमेंट्री है वो ये है कि कई दिनों से ये काम चल रहा है, और उसमें उसके अंदर फिर माइंस बिछाने का भी उसमें सीन है। और फिर जो इजरायली व्हीकल्स आते हैं वो एक्सप्लोड कर जाते हैं ताल अल सुल्तान में। और ये पूरी बात या इजरायली मीडिया ने पहले छुपाई, बाद में हिब्रू मीडिया को एडमिट करना पड़ा कि हाँ, इस तरह की बड़ी घटना हुई है। अब देखिए उसके बाद अल फरा कैंप वेस्ट बैंक में, अभी हम जेनिन की पूरी कहानी बताना बाकी है। अल फरा कैंप जो ट्यूबस में है, तो इसमें यहां पर आज सुबह ही इंटेंस क्लैशेस हुए आईडीएफ फोर्सेस के साथ। और करीब 13 आईडीएफ सोल्जर्स जो हैं उनके एक यूनिट को पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने घेर लिया। घेर के ये गोली बरसाई, और उसमें 4 आईडीएफ सोल्जर्स घायल हुए, और उन सोल्जर्स को वहां से पीछे हटना पड़ा। और ये जो बार बार कोशिश हो रही है कि ट्यूबस में जो एक लिबरेटेड जोन ट्यूबस बन गया है, मिलिट्री चेक पॉइंट्स, वहां पर कई मिलिट्री चेक पॉइंट्स को रेजिस्टेंस ने निशाना बनाया है। एक तरह से इजरायली जो रूल है उखाड़ फेंका है वहां से। तो उसको बार बार स्थापित करने की कोशिश इजराइल कर रहा है ऑन अ डेली बेसिस, रोज। और वो रोज असफल हो रहा है। देखिए, ये होती है वॉर ऑफ एट्रिशन। ये वॉर ऑफ एट्रिशन जो होती है वो यही होती है, घिसाव थकाव की लड़ाई, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। जहां रोज एक वो मार रहे हैं, हम मार रहे हैं, वो 2 मार रहे हैं, हम 4 मार रहे हैं, वो 4 मार रहे हैं, हम 2 मार रहे हैं। इस तरीके से जो लड़ाई चलती है, बड़ी मुश्किल होती है किसी रेगुलर आर्मी के लिए। आईडीएफ जैसी एक जो अपने को कहती है कि रेगुलर आर्मी, कोई गुरिल्ला आउटफिट तो है नहीं। और हमास इसके लिए ट्रेंड है। हमास ने बरसों तैयारी की है इसी तरह की लड़ाई के लिए। तो ये देखिए, लगातार जो नुकसान आईडीएफ को हो रहा है, वो देखिए धीरे 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 पाइल अप करते हुए एक दिन में नहीं दिखेंगे कि अरे इतना बड़ा नुकसान हो गया ये इजराइल को। आजकल जिस तरह से लड़ाइयाँ पिछले 10-15 सालों में एक ट्रेंड बन गया था कि एक कोई बड़ी घटना कर दो, मिसाइल मार दो, यहाँ वो मार दो, सिविलियंस को मार दो, अरे बाप रे बाप, देखिए अमेरिका ने मार दिया, जीत गया। ऐसा नहीं है। गाजा में तुमने इतने बम मारे, इतने सिविलियंस को मारा, लेकिन आज गाजा खड़ा है। आज फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस जीत रहा है, टेक्निकली, मिलिटरली, हर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लीजिए तो और पॉलिटिकली भी फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस जीत रहा है। इस बात को से कोई इंकार नहीं कर सकता है। उसके बाद देखिए, एक और शिप यमन ने मारी, और शिप को जो यमन ने आज हमला किया है, उसके साथ एक और खबर दी कि जो परसों जो एमएससी सारा फिफ्थ जो एक शिप यमन ने मारी थी अरेबियन सी में, और मैंने आपको बताया था ये कल की वीडियो में कि वो उसमें एक नया वेपन यमन ने इंट्रोड्यूस किया, जिससे उसको मारा, इसको एमएससी सारा फिफ्थ को। और उसका एग्जैक्ट नाम और उसकी डिटेल्स मैं बाद में डिस्क्लोज करूंगा, क्योंकि वो खुद यमन ने डिस्क्लोज नहीं किया। आज वो नाम आ गया है, हातिम 2, HATEM, हातिम 2 नाम की बैलिस्टिक मिसाइल है ये, जिसको यमन ने फायर किया। और ये एक सॉलिड फ्यूल की इजरायली शिप थी, एमएससी सारा फिफ्थ। उसको डायरेक्ट हिट लगा और वो आज अभी डूबने के कगार पे है। और हातिम 2 जो बैलिस्टिक मिसाइल है, उसके बारे में डिटेल्स भी दिए हैं। उसमें इंटेलिजेंट कंट्रोल सिस्टम है, उसकी अपनी मैन्यूवरेबिलिटी कैपेबिलिटी है, उसकी स्पीड हाइपरसोनिक है, उसका जो
जो उसके जो रेंज है वो अलग अलग जनरेशन में वो अलग अलग रेंज के उसमें मिसाइल्स फिट हो सकते हैं। और यमनी मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग अथॉरिटी YMMA, इस नाम को याद रख लीजिएगा, YMMA नाम दुनिया में बहुत बड़ी उसकी गूंज होने जा रही है। YMMA ने इसको बनाया है, यमनी मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग अथॉरिटी। अब देखिए हिजबुल्लाह ने जो आज पूरे मतलब हिजबुल्लाह ने कई जगह मार की। सबसे पहले तो देखिए मितुल्ला में फिर से उसने मारा, और वहां पर कल भी मारा था, आज भी देखिए वहां पर कई इजरायली घायल हुए। फिर अल अस्सी साइट जो इसराइल की है उस पर मारा। उसके बाद जब्दाइन साइट जो शीबा फार्म्स में है वहां मारा। फिर देखिए बिरकित रिशा जो साइट है जिस पे कल भी मारा था, आज फिर मारा। फिर आप देखिए जो इवन मैनाकम एक इजरायली सेटलमेंट है, वहां पर भी उसने मारा। और ये सब ऐसे हो रहा है जैसे लेबनान पे इजराइल लगातार स्ट्राइक कर रहा है, तो इजराइल ने एक स्ट्राइक की, हिजबुल्लाह ने मारा है, इजराइल ने एक स्ट्राइक की, हिजबुल्लाह ने मारा, या हिजबुल्लाह ने फिर दो किए, एक बार इजराइल ने मारा। इस तरह से वहां भी ये भी वॉर ऑफ एट्रिशन ही तो है एक हायर लेवल की। तो वॉर ऑफ वहां पर गाजा में सीधे मतलब आमने सामने वॉर ऑफ एट्रिशन चल रही है, और जो लेबनान बॉर्डर पे मिसाइल्स और वेपन से चल रही है। और उसमें दोनों इजराइल के करीब 3,000 सोल्जर्स मारे जा चुके हैं, हिजबुल्लाह के भी करीब 400 से 500 फाइटर्स उसमें मारे जा चुके हैं। लेकिन हिजबुल्लाह ने कभी नहीं छिपाया कि उसके सोल्जर्स मारे गए हैं, लेकिन इजराइल हमेशा आज तक उसने ये रिवील नहीं किया कि नॉर्दर्न फ्रंट पे उसके कितने सिपाही मारे गए हैं। उसके बाद देखिए और एक अवीविम जो इजरायली सेटलमेंट है उस पर भी हिजबुल्लाह ने हमला किया। फिर देखिए जो वो पूरी बात आती है कि जो 17 इजरायली सोल्जर्स मारे गए। अब देखिए इस पूरी घटना को आप देखिए, वो जो जेनिन की घटना है, अब ये पूरी घटना कैसे हुई, इसमें देखिए क्या है कि जेनिन शहर में एक मुकीबिला क्रॉसिंग है जेनिन शहर में। तो क्या हुआ कि मुकीबिला जो क्रॉसिंग है वहां से आईडीएफ टुकड़ी एक आईडीएफ टुकड़ी करीब वही 17-18 सोल्जर्स एक आर्मी व्हीकल में, वाहन में, वो अल अहमदीन चौराहे तक पहुंचे। तो मुकीबिला क्रॉसिंग से अल अहमदीन चौराहे तक वो लोग पहुंचे। मुकाबिला क्रॉसिंग भी जेनिन में है और अल अहमदीन जो चौराहा है वो भी जेनिन में। तो वहां से वो यहां तक पहुंचे। जैसे ही वो अल अहमदीन चौकी में पहुंचे एक ब्लास्ट होता है, और वो जो मिलिट्री व्हीकल है उसका बड़ा हिस्सा जो है, आगे वाला हिस्सा, वो उड़ जाता है। अब उसमें जो सोल्जर्स हैं वो उतर के भागने लगते हैं। और आप ये देखिए कि इसका एंटिसिपेशन, वो सोल्जर्स जब भागते हैं क्योंकि उसने आगे का हिस्सा उड़ गया था, और वो जब भी देखिए ऐसी घटना होती है तो जो हिस्सा उड़ता है और उस तरफ अगर सुराग भी हो या वहां से जो सोल्जर्स अंदर किसी मिलिट्री व्हीकल में ट्रैप्ड हैं वो वहां से निकलने की कोशिश नहीं करते, वो पीछे से निकलने की कोशिश करते हैं। और सब एक वहां पर एक भेड़चाल होती है, एक झुंड में लोग निकलते हैं कायदे से। अगर वहां पर अपना अगर दिमाग को मतलब अगर जो सोल्जर्स जिनपे बम्बार्डमेंट हुआ है, अगर वो अपने इफ दे आर एबल टू रिटेन देयर विट्स दे कैन स्कैटर इन डिफरेंट डायरेक्शंस, जो लेकिन आमतौर पे क्या होता है जब भी ऐसा हमला होता है, और खासतौर पे देखिए क्या है कि आईडीएफ यूनिट्स के पास एक ऑफिसर्स की कमी। ऑफिसर्स वैसे भी इजरायली जो सेना में, आईडीएफ में, ये एक समस्या आपको पता है कि आईडीएफ के कमांडर्स, बहुत सारे कमांडर्स जाने से मना कर दिए हैं, या ये सोल्जर्स के साथ वो मैदान में नहीं जा रहे हैं। बड़ी अंदर खाते इजरायली सेना में अपनी एक अलग तरह का कोहराम मचा हुआ है। तो आईडीएफ सोल्जर्स उनके पास, क्योंकि ये सारी जो टैक्टिक्स हैं कि अगर इफ योर व्हीकल इज हिट यू कैन स्कैटर इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग दिशाओं में आप फैल सकते हैं, ये ऑफिसर कार्डर देता है। लेकिन यहां पर सोल्जर्स भेड़ चाल एक उनकी होती है कि एक तरफ ही, एक ही डायरेक्शन में भागते हैं। और पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने इस चीज को एंटिसिपेट किया। अब सोचिए, पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने इस चीज को एंटिसिपेट किया हुआ था, वो लोग जानते थे कि इसी तरीके से होगा। तो क्या हुआ, तो ये जो सोल्जर्स जब पहुंचे एक ही तरफ भागने लगे। अब ये एरिया पैलेस्टीन रेजिस्टेंस जानता है। ये लोग एक मैदान में पहुंच गए, मार्ज इब्न आमेर एक मैदान है वही जेनिन में, वहां पहुंच गए। जैसे ही वो वहां पहुंचे, ये 17-18, वो दूसरा ब्लास्ट हो गया।
वहीं दूसरा ब्लास्ट हो गया। पूरा दोनों ही ब्लास्ट आप सोचिए, ये पूरे माइंड ब्लास्ट है, ये किसी हथियार से नहीं मारा गया। पहले से वहां वो एरिया माइंड था। जो सबसे पहले जो अल अहमदीन चौक में जो ब्लास्ट हुआ, उसके बाद जो मार्ज इब्न अमेर में जो ब्लास्ट हुआ, और जब दूसरा ब्लास्ट हुआ उसमें कुछ इजरायली सोल्जर्स घायल हो गए। उसके बाद रेजिस्टेंस की फोर्स पहुंची और उसने तर 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 मशीन गनें चलाना शुरू कर दी, और वो तब तक मारते रहे जब तक उसमें सारे के सारे इजरायली गिर नहीं गए। और इस चीज को इजरायली मीडिया ने एक्सेप्ट किया। हालांकि वो इजरायली मीडिया कह रहा है कि एक इजरायली सोल्जर मारा गया, 17 घायल है। और जो रेजिस्टेंस की रिपोर्ट है वो ये है कि करीब 11 इजरायली सोल्जर, मतलब 1:11 का रेशियो है जो इजराइल एडमिट करता है और जो एक्चुअल रियलिटी है। रेजिस्टेंस ने कहा कि कम से कम 11 इजरायली सोल्जर्स उसमें से मारे गए हैं, 6 कम से कम घायल हुए हैं। और फिर हेलीकॉप्टर्स आए, एम्बुलेंसेज आई, और एम्बुलेंस के इस बार जो कि रेजिस्टेंस वो ज़्यादा नहीं करता है, एम्बुलेंस पे हमला नहीं करता है। लेकिन देखिए, ये इस तरह की लड़ाई कई बार एम्बुलेंस में छुप के इजरायली सोल्जर्स होते हैं। तो एम्बुलेंस पे भी इस बार फायरिंग हुई, और एम्बुलेंस का जो पूरा एक फॉरवर्ड मूवमेंट था इस साइड की तरफ, मार्ज इब्न अमीर की तरफ, वो बाधित हो गया। उसमें उसके टायर बर्स्ट हो गए। तो दूसरी एम्बुलेंस आई, उस पर भी फायरिंग हुई। फिर हेलीकॉप्टर आया, उस पर भी फायरिंग हुई। मतलब ये घंटों चला, घंटों ये पूरा चला है। अभी तक सारे जो इजरायली सोल्जर्स हैं वो वहां से इवैक्यूएट हो पाए कि नहीं हो पाए, इसमें शक है। क्योंकि अभी तक ये खबरें आ रही हैं कि छिटपुट लड़ाई जारी है। इसका मतलब है कि हेलीकॉप्टर में या एम्बुलेंस में कुछ इजरायली सोल्जर्स थे, और वो जब एक बार एम्बुलेंस वॉज हिट, ये एम्बुलेंस के जो टायर्स वगैरह बर्स्ट हो गए, तो वो भी इजरायली सोल्जर्स निकल के बाहर आए, तो वहां भी लड़ाई चल रही। तो 17 से ऊपर ये संख्या जा सकती है, क्योंकि एक तरफा लड़ाई ये चल रही, एक तरफा, बिल्कुल एक तरफा। इसमें फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस का एक आदमी को खरोच तक नहीं आई। और ये आप सोचिए कि आज से 40 दिन पहले एक फिलिस्तीनी फाइटर इस्लाम खासियाम, उसकी हत्या हुई थी। और आज वो 40 दिन पूरे हो रहे हैं, और वहां पर जो फाइटर्स गोली चला रहे थे फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के, वो उस फाइटर को याद कर रहे थे। और जो जेनिन ब्रिगेड के कई लोग जो शहीद हुए हैं उनको याद कर रहे थे, उनका नाम ले लेके गोली चल रही थी। और इस तरीके से जब गोली आईडीएफ और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस में इस तरह से चलती है आमने सामने, तो फिर हर तरह की बातें उसमें होती हैं। और पूरा खुल के, मतलब वहाँ खुला खेल फरोख्ताबादी होता, मतलब जबान से भी गोलियां चलती हैं और हथियार से तो चलती हैं। और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस में फिर कह रहा हूं कि हावी रहा, उसने कोई भी 1 इंच पीछे नहीं हटा, बल्कि इजरायली मारे गए हैं 17 से ज्यादा हो सकता है। उनकी पूरी संख्या शायद 22 या 25 पहुंच रही है। मेरा जो अनुमान है 22 से 25 इजरायली सैनिक या तो मारे गए हैं या घायल हुए हैं। और जेनिन का जो पूरा ये जो मर्ज इब्न आमेर जो मैदान है, ये लाल हो गया है, बिल्कुल इजरायली खून से लाल हो गया है। इसमें फिलिस्तीनी खून कहीं नहीं है, इजरायली खून से लाल हो गया है। अब देखिए, अब उसके बाद कई बयान आए। पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन, उसका बयान आया। उसने पूरा एक्सप्लेन किया कि किस तरह की टैक्टिक्स यूज की। और जो खास बात उसने कही कि एक हाई क्वालिटी ये ऑपरेशन था, और प्लांटिंग ऑफ एक्सप्लोजिव्स को जिस तरह से प्लांट किया गया, द प्रिसाइज सिलेक्शन ऑफ द टारगेट, जिस प्रिसिशन से टारगेट सेलेक्ट किया गया, और डेटोनेशन ऑफ लार्ज एक्सप्लोसिव डिवाइसेस ट्वाइस, 2 बार, ये इसने जो है पूरा, आप सोचिए कि इजरायली फोर्स का वहां पर मनोबल तोड़ दिया। और इस बात को वो जानते थे कि इनके साथ ऑफिसर्स नहीं है, ये सैनिक हैं, ये कोई ऑर्गेनाइज रेजिस्टेंस पुटअप नहीं कर पाएंगे। फिर भी संख्या के लिहाज से इजराइल ने अपनी वहां पर ताकत झोंकी। जैसे मैंने बताया, बाद में एम्बुलेंस वगैरह से और सोल्जर्स भी आए, अपनी ताकत उन्होंने झोंकी। लेकिन उस ताकत से कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी एक लड़ाई के जो पहला इनिशिएटिव होता है, जैसे उत्तर प्रदेश में है कि भाई पहले जो मार दे वही जीता। और हम लोग ने इस तरह से काम किया। अभी चुनाव में भी कई बीजेपी के जो लोग हैं उनके साथ भी इस तरह की कार्रवाइयाँ, गुरिल्ला कार्रवाइयाँ हुई हैं, और इसकी वजह से हम इस तरह का रिजल्ट यूपी में आया है। तो ये जो पूरी बात है कि पहले एक इनिशिएटिव फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने ले लिया था, और उसकी वजह से वो इनिशिएटिव अंत तक बरकरार रहा। अब देखिए, जो एक चीज और पीएफएलपी ने कही कि ये जो ऑपरेशन है जो जेनिन का, ये एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज इजराइल भेजता है।
और खास तौर पे स्मोत्रिच जो इजराइल का मिनिस्टर है, जिसने कहा था कि वेस्ट बैंक में हमको ज़मीन चाहिए, हम वेस्ट बैंक खरीद लेंगे, वहाँ इजरायली सेटलमेंट बना लेंगे, उसको ये पूरा एक मैसेज है कि अगर तुमने वेस्ट बैंक की तरफ आग भी उठा के देखा, जो तो तुम्हारे गुर्गे हैं, तुम खुद तो आओगे नहीं कब्जा करने, तुम अपने गुर्गों को भेजोगे, उनका यही हाल होगा और इससे भी बुरा हाल होगा। ये पूरी बात उन्होंने साफ साफ कही। अब देखिए, जो एक इंग्लैंड में एक एक्शन हुआ, इंग्लैंड में जो पैलेस्टाइन एक्शन, पूरी दुनिया में जो स्टूडेंट ग्रुप्स हैं उन्होंने अपना नया नाम एक रखा है, पैलेस्टाइन एक्शन। अब पैलेस्टाइन एक्शन ने एक ग्रिड डिफेंस सिस्टम जो एल्बिट का है, एल्बिट जो इजरायली कंपनी है, और इंग्लैंड में कई उसकी फैक्ट्रीज हैं, तो केंट फैक्ट्री को उस पर कब्जा कर लिया एल्बिट की, ये पैलेस्टाइन एक्शन के एक्टिविस्ट। और ये सब के सब ब्रिटिश हैं, वाइट्स हैं, ये सब वाइट्स हैं जो वहाँ के रेडिकल लेफ्टिस्ट फोर्सेज हैं, उन्होंने कब्जा कर लिया। और उसके बाद अंदर घुस गए और उन्होंने उसके जो जो ऐसे शिपमेंट्स रखे थे जो इजराइल जाने थे हथियार, उनको डिसमेंटल कर दिया, उनको डिसमेंटल कर दिया। और इसी तरीके के एक्शंस बकिंगमशायर, लिनार्डो, थेल्स और जगह भी हुए। अब देखिए, ये जो लगातार हो रहा है कि जो इंग्लैंड अपने टाइज एल्बिट से कट करे, मतलब इंग्लैंड को इस तरीके की वार्निंग उसके ही सिटीजन ने दे दी है गाजा के सवाल पे कि इंग्लैंड अगर अपने टाइज कट नहीं करेगा इससे, इजराइल से, एल्बिट सिस्टम से, तो लगातार इस तरह की सबटाज एक्टिविटीज चलती रहेंगी। ये पूरा एक ऐलान हो चुका है। अब देखिए, उसके बाद एक पूरा जो एक नया डेवलपमेंट हुआ, जिसमें नेतन्याहू की जो वाइफ ने कहा था कि मिलिट्री, जो इजरायली मिलिट्री है, वो मेरे हस्बैंड के खिलाफ कू प्लान कर रही है, उसको लेके आज 2 इजरायली सीनियर कमांडर्स का बयान आया। और उन्होंने इस बात को कहा, उन्होंने कहा कि अगर नेतन्याहू को लगता है कि आईडीएफ उसके खिलाफ कू करेगी, तो वो आईडीएफ के उन ऑफिसर्स को डिसमिस क्यों नहीं करता, वो हिम्मत तो दिखाए। ये उनके ये शब्द थे उनके। और ये सीधे सीधे चैलेंज था नेतन्याहू को कि अगर तुम्हारी वाइफ ने जो कहा है, अगर वो सच है और अगर तुम भी उसको मानते हो, तो तुम हिम्मत करो। लेकिन देखिए, इसमें लड़ाई क्या है, इसमें जो लड़ाई है वो आईडीएफ पूरी तरह से कंट्रोल चाह रहा है, और वो सच में इस तरह का कू अटेम्प्ट, देखिए, या तो मतलब हुआ है कुछ ना कुछ, या होने वाला है। एक बड़ी घटना इजराइल में बहुत जल्दी होगी, क्योंकि उसकी आर्मी बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है और नेतन्याहू के पास कुछ नहीं है, आईडीएफ के सिवाय कुछ नहीं है। और नेतन्याहू उसने पूरा आईडीएफ को बिल्कुल हर तरह से ख़त्म कर दिया है। उनके पास हथियार नहीं लड़ने को, उनके पास म्यूनिशंस नहीं है, एम्यूनेशन कम पड़ रहा है। वो लोग एक वीडियो आया था कुछ दिन पहले कि वो लोग तीर चला रहे हैं, मतलब आग के तीर छोड़ रहे हैं ताकि लेबनान में आग लग जाए। मतलब इस तरीके के लेवल पे आ गए हैं कि मेडिवल टाइप की एक वेपनरी यूज़ करनी पड़ रही है इजरायली फोर्सेस को। तो ये जो देखिए सारी स्थिति है, इन सारी स्थितियों को देखते हुए और जिस तरह से आईडीएफ और नेतन्याहू सरकार में कॉन्ट्रडिक्शन बढ़ रहा है, और एक इसका ये होगा ज़रूर कि कॉन्ट्रडिक्शन ये जो बढ़ेगा, ये लेबनान की लड़ाई को हो सकता है और जल्दी कर दे। क्योंकि नेतन्याहू क्या चाहते हैं, नेतन्याहू चाहता है कि कोई ऐसी घटना हो, इतनी भयंकर, मतलब वो ऐसी भयंकर कोई ऐसी घटना, इजरायली फौज घुस गई लेबनान में, मार दिया उसने, ये कर दिया, वो कर दिया, इतनी बड़ी घटना हो कि ये जो सारे उसके खिलाफ डिसेंटर्स हैं, जो आर्मी वगैरह में लोग उसका विरोध कर रहे हैं, ये सब चुप हो जाए। लेकिन ऐसी बड़ी घटना करने के लिए नेतन्याहू के पास वो गट्स होने चाहिए, जो गट्स उसके पास है नहीं वो बिल्कुल। और उसके पास मैन पावर होनी चाहिए, उसके पास एक प्लान होना चाहिए। और यही तो आईडीएफ कह रहा है कि तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं और तुम लड़ने चले हो। अंत में देखिए, बस कुछ हमारे साथियों ने कहा था कि सीरिया और लीबिया में क्या हो रहा है उसके बारे में भी जानकारी दें, तो मैं ज़रूर कल के वीडियो में वो भी इंक्लूड करूंगा, और कल मैं ज़रूर आपके सामने कोई वीडियो भी पेश करूंगा। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।